गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी सर। गुड इवनिंग एवरीवन। ओके। वालेकुम सलाम तागम जी। हाँ डेविड जी। काफ़ी दिनों बाद काफ़ी दिनों बाद का रीज़न इसलिए क्योंकि अभी बड़े बड़े सब तीन तीन एग्ज़ाम बैक टू बैक आप लोगों ने दिए थे। हमने भी प्रिपरेशन कराई थी। तो एक थोड़ा सा बीच में गैप की ज़रूरत थी। तो उस गैप के मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने क्लासेस को थोड़ा सा स्लो कर दिया है। और दूसरा रीज़न ये भी है कि अभी ज़्यादातर स्टूडेंट्स अभी बिजी हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी है क्लासेस की वो हमने रिड्यूस कर दी है। जो बैक इन द फॉर्म अपन आएंगे जैसे चलते थे वो जनवरी से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि जनवरी से ही अपने जो स्टूडेंट्स है वो वापस ट्रैक पर आएंगे। अभी तो ज़्यादातर या तो पार्टी कर रहे हैं या फिर वो अभी अ, जो सिलेक्ट हुए हैं वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगे हुए हैं। और उनके साथ हम भी लगे हुए हैं क्योंकि काफ़ी छोटे छोटे डाउट्स आ रहे हैं। तो उनको हम कोशिश कर रहे हैं क्लैरिफाई जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सके। चलिए जी। तो लेकिन इन सब के बीच में अपना जो क्लासेस है, अपना जो करंट अफेयर्स है वो पीछे नहीं छोड़ सकते। उसको तो जैसे चलना है वो चलेगा। बिल्कुल पिम्बा जी। अभी शुरू में तो वैसे भी हम लोग रिवीजन करते हैं, ठीक है ना? तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो देखो आप ही वो लोग हो जो इतना लो टाइम में भी क्लास कर रहे हो, तो यानी आप ही वो लोग हो जो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हो, ठीक है ना? तो बस आपको ये मेंटेन करके रखनी है। ये आपके लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी कि आप जो पढ़ने की अपनी कंसिस्टेंसी है उसको मेंटेन करके रखें, ठीक है ना? बाकी किसी तरह का कोई डाउट हो तो आपको पता ही है कांटेक्ट कैसे करना है। चलिए जी। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं सर पिछली क्लासेस में जो क्वेश्चंस हम ऑलरेडी करके आए हैं। जैसे नोबल प्राइज अपन ने। ओके। हाँ जी। अभी बीच में थोड़ा सा नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया था। अभी वापस आ गया है। ओके। अभी बीच में डिस्टर्ब हो गया था, नाउ इट इज बैक। तो एक बार मेरे को फिर से बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। ऑडियो वीडियो क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। ठीक है सर। तो हाँ, तो पिछले क्वेश्चन से एक बार हम लोग रिवाइज कर रहे थे जो पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। तो जैसे नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन है। देखो मैंने कहा था कि नोबेल प्राइजेज इंपॉर्टेंट है ना? और क्वेश्चन भी इस बार आपको एग्जाम में नोबेल प्राइज पे देखने को मिला है। तो हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज बीन जॉइंटली अवार्डेड विद 2023 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री? बताइएगा, केमिस्ट्री में किसको मिला है सर? एनी गैसेस? ये तो सब हम डिस्कस करके आ चुके हैं। करेक्ट आंसर इज बी, बेविंडी ब्रूस एकिमोव, ठीक है ना? किसके लिए? फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स। चलो ये करा हुआ क्वेश्चन है ना। आगे बढ़ते हैं। इसको बताओ। रिसेंटली एशियन गेम्स 2023 has concluded with China securing first rank in medal tally. How many gold medals has India won in these games? देखो ये क्वेश्चन अभी आपका आया भी था इन द CSL 2023, ठीक है ना? एग्जैक्ट क्वेश्चन आया है, इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं CSL 2023 में? एशियन गेम्स हैड concluded with China securing first rank in medal tally. How many gold medals has India won in these games? 30, 26, 32, 28? Correct answer is 28. Okay, sir.
क्वेश्चन नंबर 54 P20 समिट से रिलेटेड है। ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने होस्ट किया था इन कॉपरेशन विद, चलो इसका मैं बता देता हूँ, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, क्योंकि अब ज्यादा लेट हो रहा है। अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे, जहां तक हम लोग कर चुके थे पिछली क्लास में ना। क्वेश्चन नंबर 80 तक हम कर चुके थे, उसके आगे आज क्वेश्चन करना है ना। तो लास्ट क्वेश्चन हमने ये करा था, रिसेंटली सीएम ऑफ झारखंड हेमंत सोरेन हैज अनवील्ड द मैस्कॉट एंड द ट्रॉफी ऑफ एशियन विमेंस हॉकी चैंपियनशिप टू बी हेल्ड इन रांची। तो वो मैस्कॉट का नाम क्या था? जूही। ठीक है ना। तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। इसके आगे के क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। हाँ, अब ये 9 PM पे ही रहेगा डेबिट जी। ठीक है, ये जो करंट अफेयर्स है आपका 9 PM पे ही रहेगा। ओके ठीक है। तो ये यहाँ तक हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे। इसके आगे अगले क्वेश्चंस आज से स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट्स हैज ग्रांटेड हैबिटेट राइट्स अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 टू इट्स बायगा पीवीटीजी particularly vulnerable tribal groups? Which of the following state governments has granted habitat rights under forest right acts to its बायगा? बायगा इज अ ट्राइब। ठीक है, देखो एक तो होता है ट्राइब, लेकिन ट्राइब्स के भी अंदर जो बहुत ही सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड ट्राइब्स होती हैं उनको कहा जाता है पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो ट्राइबल ग्रुप्स में भी एक ऐसा ट्राइबल ग्रुप जो मतलब बहुत ज्यादा बैकवर्डनेस को फेस कर रहा है, तो उनकी एक अलग से गवर्नमेंट लिस्ट बनाती है, तो उनको कहते हैं पीवीटीजी, है ना, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। उसमें से एक ट्राइबल ग्रुप है बायगा। ठीक है ना। तो इनको हैबिटेट राइट्स दिए गए हैं अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने उनको ये हैबिटेट राइट प्रोवाइड करें? अभी हम सब बात करेंगे कि हैबिटेट राइट क्या होता है, पीवीटीजी क्या होता है। ठीक है ना। और ये बायगा कम्युनिटी के बारे में भी बात करेंगे। चलिए इसका आंसर बताइए। अरे तुक्का ही लगा दो सर, नहीं पता तो तुक्का ही लगा दो सर जी। हाँ जी। ओके, हाँ तो करेक्ट आंसर इज छत्तीसगढ़। ठीक है ना। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हैज ग्रांटेड हैबिटेट राइट्स टू इट्स बायगा पीवीटीजी पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप राइट आफ्टर द कमर पीवीटीजी। ठीक है, इससे पहले अगस्त 2023 में एक कमर ट्राइब थी, उसको हैबिटेट राइट प्रोवाइड किए गए थे। ठीक है ना। तो छत्तीसगढ़ में टोटल 7 पीवीटीजीज हैं, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप 7 हैं छत्तीसगढ़ में। कौन कौन से? कमर हो गए, बायगा है, पहाड़ी कोरबा है, अबुझ मादिया है, बिरहोर है, पांडो है, भुजिया है। ठीक है, तो ये 7 नाम ध्यान रखिएगा, मतलब इनको रटने की जरूरत नहीं, बस एक बार गो थ्रू कर लो, पढ़ लो। ठीक है, तो ताकि मान लो कभी किसी एग्जाम में आ गया तो चमक जाए, बस इतना चाहिए अपने को। तो बाइगर ट्राइब की बात करें तो ये आपका जो ट्राइब है मेनली छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है। झारखंड, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, एमपी, यूपी, इन इलाकों में जनरली आप बाइगर ट्राइब को देखोगे। यानी जो ईस्टर्न इंडिया है ना, जो ईस्टर्न इंडिया है जनरली आप देखोगे ये उस एरिया में आपको देखने को मिलेगी। एक सेमी नोमेडिक लाइफ में ये लोग जीते, प्राइमरी रिसोर्स इनका बैम्बू है। ठीक है ना। और टैटूइंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बाइगा कल्चर। तो ये 2-3 चीजें हो गई रिगार्डिंग बाइगर ट्राइब। लेकिन अगला सवाल आता है कि सर ये हैबिटेट राइट्स क्या होते हैं?
ये हैबिटेट राइट्स क्या होते हैं? देखो, एक कानून बनाया गया फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। होता क्या है, जैसे जंगल है, मान लो कोई रिजर्व्ड फॉरेस्ट है, तो वो फॉरेस्ट तो सर सरकार का है, और उस फॉरेस्ट में जो रिसोर्स है वो भी गवर्नमेंट का होता है, वो भी सरकार के हाथ में आता है। लेकिन उस फॉरेस्ट का एक बड़ा जो यूटिलिटी है वो उस जंगल में रहने वाले जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके पास भी है, ठीक है ना। जैसे अभी आपने एक मूवी देखी होगी कांतारा, अगर देखी हो तो उसमें इसी इशू को हाईलाइट किया गया है कि जो फॉरेस्ट के रिसोर्सेस हैं उस पे किसका अधिकार है, गवर्नमेंट का या फिर उस जंगल में रहने वाले ट्राइबल ग्रुप्स का। तो इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए आपका फॉरेस्ट राइट एक्ट बनाया गया है। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या करता है, इसका एक जो काम है, ये हैबिटेट राइट्स प्रोवाइड कर देता है उस एरिया में रहने वाले ट्राइबल ग्रुप्स को। अब इससे फायदा क्या होता है सर? फायदा ये होता है कि जैसे मान लो उस फॉरेस्ट को कंजर्व करना, ये काम किसका? गवर्नमेंट का है। अगर मान लो कोई बाहर का प्राइवेट प्लेयर आके वो फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेगा तो उसको रोकेगी सरकार। लेकिन आप प्राइवेट प्लेयर्स को तो रोक सकते हो, लेकिन उसी जंगल में जो ट्राइबल ग्रुप रह रहा है सर, उसका भी तो अधिकार है उस फॉरेस्ट के जो रिसोर्सेज हैं यूज करने का। तो ये हैबिटेट राइट्स का मतलब यही है कि आप ट्राइबल ग्रुप्स को वहां पर रहने की परमिशन दे रहे हो, ठीक है। अगर आप किसी ट्राइबल ग्रुप को हैबिटेट राइट दे रहे हो, यानी आप उसे उस जंगल में रहने की परमिशन दे रहे हो और आप उनको अलाउ कर रहे हो कि वो फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को यूज कर सके, ठीक है ना। तो इसीलिए बनाया गया है हैबिटेट राइट्स, ठीक है। अब इस पे भी कई बार डिबेट हो जाती कि गवर्नमेंट कौन होती है उन ट्राइबल ग्रुप्स को क्या कहते हैं, परमिशन देने वाली, जबकि वो जो फॉरेस्ट है वो तो वो ट्राइबल लोगों का ही है। अब ट्राइबल ग्रुप्स को परमिशन गवर्नमेंट इसलिए भी देती है क्योंकि वो जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो उस फॉरेस्ट की टेरिटरी को अपनी जान से भी बढ़कर प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने बिश्नोई कम्युनिटी का नाम सुना होगा, तो वो अपने एरिया को अपने जान से भी बढ़कर अपनी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसी तरह से गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, अगर मान लो किसी एरिया में रहते हैं तो उनको क्या प्रोवाइड कर देती है, हैबिटेट राइट्स प्रोवाइड कर देती है ताकि वो उस एरिया को यूज कर सके। हैबिटेट राइट्स रिकॉग्निशन प्रोवाइड्स द कम्युनिटी कंसर्न राइट्स ओवर देयर कस्टमरी टेरिटरी ऑफ हैबिटेशन, जहां वो सालों से रह रहे थे और जो उनकी सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं और इकोनॉमिक एंड लाइवलीहुड मीन्स हैं, ठीक है, इंटेलेक्चुअल नॉलेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजी है, ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, एज वेल एज प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज है। तो ये सारे राइट्स उनको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं इन द नेम ऑफ हैबिटेट राइट्स, ठीक है ना। हैबिटेट्स राइट्स सेफगार्ड एंड प्रमोट ट्रेडिशनल लाइवलीहुड। अब इससे क्या है, वो अपने ट्रेडिशन के बेसिस पे वहां पर अपना जीवन यापन कर सकते हैं, ठीक है ना। इंडिया में सर टोटल 75 पीवीटीजीज है, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स इंडिया में कितने इस टाइम, टोटल 75 हैं, ठीक है। जिसमें से सिर्फ 3 ऐसे हैं जिनके पास हैबिटेट राइट्स है, ठीक है। जिसमें मध्य प्रदेश की जो भरिया पीवीटीजी हैं वो फर्स्ट थे, उसके बाद दूसरे कमर ट्राइब है, अब तीसरी जो है वो आपकी बाइगा ट्राइब है, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी फैक्चुअल जानकारी याद रखिएगा कि 75 अपने पास पीवीटीजीज हैं एज ऑफ नाउ, जिसमें से 3 ट्राइब्स ऐसी हैं जिनके पास हैबिटेट राइट्स हैं। फर्स्ट वन वाज भरिया, सेकंड वन वाज कमर एंड द थर्ड वन इज बाइगा, ठीक है सर। तो दैट इज रिगार्डिंग हैबिटेट राइट्स। अब पीवीटीजीज क्या होते हैं सर? देखो, पीवीटीजीज का कंसेप्ट ऐसे आया क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो कुछ कम्युनिटीज को बहुत एक्सप्लॉइट करते थे। उन्होंने पूरी पूरी कम्युनिटी को क्रिमिनल कम्युनिटी डिनोट कर दिया था, या फिर उसके अलावा जो आपका ट्राइब्स थी उनको वो लोग मतलब एक्सप्लॉइट किया करते थे। तो ऐसी ट्राइब्स जो बहुत ज्यादा वल्नरेबल हैं अमंग द ट्राइबल ग्रुप्स, जैसे आपने देखा होगा कि मतलब गवर्नमेंट एक रिजर्वेशन लिस्ट निकालती है, ठीक है ना, ओबीसी में भी क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, ऐसे डिवीजन करे जाते हैं। इसी तरह से ट्राइबल ग्रुप्स में भी ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स जो बहुत ही वल्नरेबल हैं, जिनकी पोजीशन बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, तो उनको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने इस तरह के स्टेप उठाया, ठीक है। तो 1975 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 52 ट्राइबल ग्रुप्स को
पीवीटीजी में कंसीडर करा। ठीक है, एक नया ग्रुप बनाया पीवीटीजी, उसमें 52 ट्राइबल ग्रुप्स डाले गए और ये किस कमीशन के रिकमेंडेशन पे हुआ? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ धेबार कमीशन। ठीक है ना। और अभी अगर हम बात करें तो इंडिया में 75 तो पीवीटीजीज हो गए और टोटल 705 शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, टोटल ट्राइब्स कितनी है जो गवर्नमेंट के पास लिस्टेड है? 705, उसमें से 75 क्या है? पीवीटीजीज है। ठीक है ना। दीज आर स्प्रेड ओवर 18 स्टेट्स एंड 1 यूटी इन द कंट्री एज पर 2011 सेंसस। अब देखो अगले सेंसस में क्या होता है। ठीक है ना। सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ पीवीटीजीज किस स्टेट में देखने को मिलता है? वो उड़ीसा में देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो पीवीटीजी कैरेक्टराइज करने के जो उनके तरीके हैं वो टेक्नोलॉजी, लिटरेसी लेवल, इकोनॉमी, पॉपुलेशन, इन बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं कि किसी ट्राइब को पीवीटीजी कंसीडर करना है या नहीं करना है। ठीक है ना। अब देखो ये जो पूरा मुद्दा था इसमें हमें मेनली क्या डिस्कस करना था? एक तो हमें हैबिटेट राइट समझना था, दूसरा पीवीटीजी के बारे में समझना था। तो ये दो मेन मुद्दे थे, ये आपका पूरा यहां से लेकर यहां तक डिस्कस करने का। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। हाँ जी सर, यहां तक कोई डाउट है तो डू लेट मी नो। क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। वालेकुम सलाम मीजिंग, कैसे हैं आप? क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। कोई डाउट होने से डू लेट मी नो। हाँ जी सर, कोई डाउट होने से बताइए। ठीक है ना। चलिए तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसीज हैज कंफर्म्ड द प्रेजेंस ऑफ हाई कार्बन कंटेंट एंड वाटर बियरिंग क्ले मिनरल्स इन सैंपल्स कलेक्टेड फ्रॉम द एस्टेरॉइड बेलू? बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसीज हैज कंफर्म्ड द प्रेजेंस ऑफ हाई कार्बन कंटेंट एंड वाटर बियरिंग क्ले मिनरल्स इन सैंपल्स कलेक्टेड फ्रॉम द एस्टेरॉइड बेलू? बताइए, which of the following space agencies has confirmed the presence of high carbon content and water bearing clay minerals in samples collected from the asteroid Bennu? एस्टेरॉइड बेनू पे कौन काम कर रहा है? अगर देखो पिछले कुछ महीनों पहले हमने एस्टेरॉइड बेनू के बारे में पढ़ा था। इसके रिलेटेड जो मिशन चल रहा है ओसिरिस रेक्स मिशन, उसके बारे में भी बात करी थी। ठीक है ना। तो ये सारा काम कौन करा रहा है? नासा करा रहा है। ठीक है ना। तो एक ओसिरिस रेक्स मिशन चल रहा है, तो उसके तहत एस्टेरॉइड बेनू को स्टडी किया जा रहा है। तो अभी देखा जा रहा है कि उसमें हाई कार्बन कंटेंट है ना, और कुछ वाटर बियरिंग क्ले मिनरल्स के भी सैंपल उस एस्टेरॉइड में देखे गए हैं। ठीक है ना। तो बहुत ही स्पेशल एस्टेरॉइड है ये एस्टेरॉइड बेनू, क्योंकि माना जाता है कि आने वाले टाइम में हो सकता है ये अर्थ पे इम्पैक्ट करेगा। ठीक है। दिस proximity gives Bennu a high probability of impacting Earth in the late 22nd century। ठीक है ना। लेट 22nd सेंचुरी में एक्सपेक्टेड है कि जो एस्टेरॉइड बेनू है वो अर्थ से टकराएगा। तो इसीलिए इसके ऊपर अच्छे से स्टडी किया जा रहा है ताकि अगर किसी तरह का इम्पैक्ट होने वाला है तो इसको रोका जा सके।
ठीक है ना। तो एस्टेरॉइड बेनू याद रखना, इसके लिए मिशन चलता है ओसिरिस रेक्स मिशन, और ये कौन चलाता है? नासा। ठीक है, तो 3 वर्ड रिलेट कर लेना, बेनू, ओसिरिस, नासा। ठीक है ना, इतने में काम बन जाएगा, इसके अलावा कोई चौथी चीज वो आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है ना, इतने में आपका काम बन जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। Recently, PM Shri Narendra Modi has inaugurated the 37th National Games 2023 at Goa. What is the name of its mascot? Moga, Sawar, Shera, Oli. Recently, PM Shri Narendra Modi has inaugurated the 37th National Games 2023 at Goa. What is the name of its mascot? Moga, Sawar, Shera, Oli. तो 37 नेशनल गेम्स अभी गोवा में हो रहे हैं। तो हाँ देखो, अब अगले महीने के करंट अफेयर्स में इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसका जो मैस्कोट था वो आपका मूंगा था। तो कई लोकेशन पे हुआ, पणजी, मरगांव, वास्को डो गामा, इन लोग डिफरेंट लोकेशंस पे आपके गेम्स हुए थे। ठीक है, पहली बार गोवा में ये ऑर्गेनाइज हुए हैं। 10,000 एथलीट्स गेम्स में आपको देखने को मिले थे। मेडल टैली की बात करें तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र लेके गया। ठीक है, 228 मेडल्स तो महाराष्ट्र लेके गया। ठीक है ना, फिर उसके बाद सर्विसेज सेक्टर में गए 126। देन अगला एक स्टेट की बात करें तो महाराष्ट्र के बाद हरियाणा 192 मेडल्स लेके गए। ठीक है ना, तो अभी अगले महीने के जो करंट अफेयर्स आएंगे उसमें और डिटेल में हम इसके बारे में बात करेंगे, जो नवंबर वाला होगा, कि कौन कौन कैसे क्या क्या जीता। ठीक है, तो अभी तो बस इतना आप देखो कि मूगा इज द ऑफिशियल मैस्कॉट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। Recently, who among the following has added his name to the list of Formula One triple champions? Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Carlos Sainz, Max Verstappen. Recently, who among the following has added his name to the list of Formula One triple champions? Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Carlos Sainz, Max Verstappen. बताइए। फेल हो गया कैसे? बताइए सर, इसका आंसर क्या होगा? जो फॉर्मूला वन ट्रिपल चैंपियंस की लिस्ट थी उसमें किसने अपना नाम ऐड ऑन किया है? अरे भाई, बिल्कुल सर, करेक्ट आंसर इज मैक्स वर्स्टेपन। Red Bull driver joined the list of Formula One triple champions after winning his third consecutive title. ठीक है ना, तो नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज रिसीव्ड CDSCO अप्रूवल, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन अप्रूवल, ऑफ द फर्स्ट ह्यूमनाइज्ड CD19 targeted chimeric antigen receptor T cell therapy product called NextCar19 for use in cases of relapsed refractory B cell lymphomas and leukemia in India। लंबा क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है, देखो समझ लो। देखो, इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है CDSCO। इंडिया में कोई भी नया ट्रीटमेंट आता है
तो उस ट्रीटमेंट को अप्रूव करने का काम किसका है? CDSCO। ठीक है, कोई नया दवा आती है, कोई नया तरीके का ट्रीटमेंट आता है, कोई नई थेरेपी आती है, तो उसे अप्रूव कौन करता है? CDSCO अप्रूव करता है, पहली चीज। ठीक है ना, तो एक नई थेरेपी आई है, ट्रीटमेंट करने का एक नया तरीका आया है, उसे अप्रूवल दिया है, ठीक है ना, CDSCO ने। तो वो जो थेरेपी है एक कंपनी ने डिस्कवर की है, उस कंपनी का नाम पूछ रहा है। वो थेरेपी किससे रिलेटेड है? वो थेरेपी का नाम है CAR-T सेल थेरेपी। ठीक है, वो किस तरह की थेरेपी है? CAR-T सेल थेरेपी। अब ये CAR-T सेल थेरेपी क्या है? इसका फुल फॉर्म यही CD19 टारगेटेड चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, CAR-T सेल थेरेपी क्या है। उस CAR-T सेल थेरेपी का जो इन्होंने नाम रखा है, ये जो कंपनी है एक नई तरीके की CAR-T सेल थेरेपी लाई है, और उस थेरेपी का इन्होंने जो नाम रखा है वो रखा है NexCAR19। उस थेरेपी का नाम रखा है NexCAR19। इसका यूज क्या है सर? ये थेरेपी किसके लिए आई है? बी सेल लिम्फोमा जिसको होता है, ये एक बीमारी है, एक तरीके का कैंसर है, बी सेल लिम्फोमा या ल्यूकेमिया। ये दो टाइप ऑफ कैंसर्स हैं, इसकी हम बात करेंगे। तो इन केसेस में ये थेरेपी यूज की जाएगी। ठीक है ना। रिलैप्स या रिफ्रैक्टरी का मतलब क्या है, ये भी मैं आगे आपको समझाऊंगा। रिलैप्स और रिफ्रैक्टरी का मतलब, जो बी सेल लिम्फोमा और ल्यूकेमिया है उनको ट्रीट करने में ये थेरेपी कारगर होगी। इस थेरेपी का नाम क्या रखा है? NexCAR19। अब ये जो थेरेपी डेवलप की है NexCAR19, वो किस कंपनी ने की है, उस कंपनी का नाम वो पूछ रहा है। ठीक है ना। सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस और नो। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, ठीक है ना, तो आंसर भी, सॉल्यूशन भी, मतलब इसको एक्सप्लेनेशन भी थोड़ी सी लंबी जाएगी। तो पहले क्वेश्चन समझ लो सर, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, फिर अभी हम बात करते हैं इसके बारे में, ये है क्या मसला। ठीक है, चलो। तो आंसर की बात करें तो देखो, आंसर कोई बड़ी बात नहीं, इम्यूनो एसीटी ये कंपनी का नाम है। इम्यूनो एसिटी, इन्होंने एक नई तरह की CAR-T सेल थेरेपी बनाई है। ठीक है, लहर जी इसीलिए समझाया ना आपको क्वेश्चन। तो एक बार चीजों को समझ लो, इसमें जो टर्म्स यूज हो रहे हैं ना, जैसे CAR-T सेल थेरेपी, ये CAR-T सेल थेरेपी क्या है सर? देखो, जैसे आपने देखा होगा कि कैंसर जिनको होता है, कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए अलग अलग तरीके यूज किए जाते हैं, जिसमें आपने बहुत ज्यादा सुना होगा कीमोथेरेपी। सुना है कि नहीं सुना है? कैंसर ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे टेक्निक्स यूज किए जाते हैं, जिसमें बहुत प्रोमिनेंट आप देखोगे कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी। ठीक है ना। तो कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी, उसमें क्या होता है सर? उसमें आप ड्रग्स यानी कुछ मेडिसिन यूज करते हैं, उसके जरिए जो कैंसर सेल है उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। ठीक है, कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय किया जाता है। CAR-T सेल थेरेपी अलग तरीके की थेरेपी है। इसमें क्या है? इसमें आप क्या करोगे, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, जो जिसको कैंसर है, ठीक है, उसी का आप क्या यूज करोगे? टी सेल यूज करोगे। टी सेल क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल। ठीक है, जो ब्लड सेल होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं ना, एक रेड ब्लड सेल, ठीक है, एक होते हैं व्हाइट ब्लड सेल, एक होते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है ना। तो जो व्हाइट ब्लड सेल होते हैं उनके भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो एक टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल होता है जिससे हम कहते हैं टी सेल। टी सेल का काम होता है कि इन्फेक्शन से रिलेटेड जो मेमोरी है वो स्टोर करना, इन्फेक्शन से फाइट करना, ये किसका काम है? टी सेल का काम है। ठीक है ना। तो ये CAR-T सेल थेरेपी क्या कर रही है? आपकी बॉडी से ब्लड निकाला, उस ब्लड से टी सेल निकाला। टी सेल क्या है? टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल। अब उस टी सेल की मदद से ये क्या करेंगे, एक अपनी तरफ से एक जीन इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो उस सेल में कुछ मॉडिफिकेशन करके एक नई तरीके की सेल बनाएंगे जिसे कहेंगे CAR-T सेल, शिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर सेल। ठीक है, शिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल, यानी आपकी बॉडी से टी सेल निकाला, उसमें कुछ एडिशन करा और एक नई सेल बना दी CAR-T सेल। अब उस सेल की प्रोडक्शन ये बढ़ाएंगे, मिलियंस ऑफ CAR-T सेल्स ये प्रोड्यूस करेंगे। फिर वो जो CAR-T सेल है वो आपकी बॉडी में इंजेक्ट करेंगे। फिर वो CAR-T सेल जब आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा तो वो जो CAR-T सेल है वो कैंसर सेल से फाइट करेगा। ठीक है ना। इसमें उन्होंने आपकी बॉडी में किसी तरह की मेडिसिन नहीं दी है कैंसर से लड़ने के लिए। आप ही की बॉडी की टी सेल निकाली, उसी को थोड़ा मैनिपुलेट करके वापस आप ही की बॉडी में डाल दिया
और वो जो मैनिपुलेटेड सेल है जिसे हम कार टी सेल कहते हैं, वो आपका कैंसर सेल से फाइट करेगा। तो इसी थेरेपी को हम कहते हैं कार टी सेल थेरेपी, है ना। तो जो ल्यूकेमिया है या फिर जो लिम्फोमा है, उनसे लड़ने के लिए इस तरह की थेरेपी को बनाया गया है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस और नो। कार टी सेल थेरेपी क्या है, ये चीज क्लियर है कि नहीं? क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। हाँ जी सर, कार टी सेल थेरेपी क्लियर है कि नहीं है? और इसी थेरेपी का जो नाम रखा है, ये जो कंपनी है इम्यूनो एसीटी, इसने इस थेरेपी का नाम क्या रख दिया? नेक्सकार 19। ठीक है ना। ये नेक्सकार 19 तो एक नाम है जो इस कंपनी ने इस थेरेपी का रखा है। ठीक है ना। ऑल राइट। नागी जी, इसको एक बार आप फिर से रिपीट करिएगा, ठीक है ना। अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए मेरे से, और बिल्कुल ही ऊपर से जा रहा है तो मैं कहूंगा एक बार इसको रिपीट करिएगा, ठीक है ना। तो सिंपल, आपकी बॉडी से एक टी सेल निकाला, उसी को मैनिपुलेट करके बाद में आपकी बॉडी में डाल दिया, और वो कैंसर सेल से फाइट करेगा, वो कहलाती है आपकी कार टी सेल थेरेपी। ठीक है ना। चलो, अब किससे लड़ रहा है सर? ये बी सेल लिम्फोमा और ल्यूकेमिया जैसी बीमारी से। अभी यहां पर एक वर्ड लिखा था, रिलैप्स या रिफ्रैक्टरी बी सेल लिम्फोमा। ये रिलैप्स या रिफ्रैक्टरी का मतलब क्या है? देखो, रिलैप्स का मतलब होता है कि मान लो एक बार बीमारी हुई, वो ठीक हो गई, उसके बाद फिर वो आपको बीमारी लग गई, ठीक है ना। रिलैप्स किसे कहते हैं? जैसे कोई बीमारी आपको हुई, वो ठीक हो गई, और वो फिर दोबारा से रीअपियर हो गई। रिलैप्स रिफर्स टू अ डिसीज दैट रीअपियर्स और ग्रोज अगेन आफ्टर अ पीरियड ऑफ रेमिशन। गायब होने के बाद वो फिर दोबारा अगर कोई बीमारी आ जाती है तो उसे कहते हैं रिलैप्स। यानी रिलैप्स्ड लिम्फोमा क्या है? ऐसी बीमारी, ऐसा लिम्फोमा जो पहले हो चुका था, कंट्रोल हो गया, फिर बढ़ गया, तो उसे कहेंगे रिलैप्स। रिलैप्स। रिफ्रैक्टरी, रिफ्रैक्टरी वर्ड यूज करते हैं जब मान लो कोई बीमारी, आप उसका ट्रीटमेंट कर रहे हो और कोई ट्रीटमेंट उस पर काम ना कर रहा हो, ठीक है ना। रिफ्रैक्शन क्या होता है? कोई भी लाइट ऐसे जाती है, वापस टकरा के वापस आ जाती है। यानी आप किसी बीमारी का ट्रीटमेंट कर रहे हो और वो ट्रीटमेंट लग ही नहीं रहा है, उससे कोई असर ही नहीं पड़ रहा, वो ट्रीटमेंट आपके डिसीज को खत्म ही नहीं कर पा रहा है, तो उस डिसीज को क्या कह रहे हैं? रिफ्रैक्टरी। ठीक है ना। तो ऐसा लिम्फोमा जो पहले चला गया था फिर वापस आ गया, या जिसपे कोई दवाई काम ही नहीं कर रही है, ठीक है ना, उस तरह के लिम्फोमा में ये आपका जो थेरेपी है उसको यूज करा जाएगा। अब सर, लिम्फोमा है क्या? देखो, ये हमारी बॉडी का लिम्फेटिक सिस्टम होता है। लिम्फेटिक सिस्टम में ये जैसे इधर साइड में टॉन्सिल्स आते हैं, है ना, ये थाइमस आता है, स्प्लीन आता है, ये अपेंडिक्स आता है, तो ये सारे पार्ट्स कलेक्टिवली मिला के हमारी बॉडी का क्या बनाते हैं सर? लिम्फेटिक सिस्टम बनाते हैं, ठीक है ना। और ये जो थाइमस होता है, इसमें छोटे छोटे ऐसे नोड्स लगे होते हैं जिन्हें लिम्फ नोड्स कहते हैं। मोटा मोटा इतना याद रखो, बॉडी में एक सिस्टम है जिसे कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। तो अगर, हाँ जी, अभी ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। हाँ जी। अभी बीच में थोड़ा सा नेटवर्क शायद फ्लक्चुएट कर रहे हैं यहाँ पर। ऑल राइट, ठीक है ना। हाँ, तो हम लोग बी सेल लिम्फोमा की बात कर रहे थे। तो बी सेल लिम्फोमा क्या है?
जब हमारे लिम्फेटिक सिस्टम की जो सेल्स है उसमें अगर किसी तरह का कैंसर होता सेल पाया जाता है तो उसे बी सेल लिम्फोमा कहते हैं। बी सेल क्या होती है सर? इट इज अ टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल। बी सेल इज अ टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल जिसको कहते हैं लिम्फोसाइट्स। ठीक है ना? तो वो जो लिम्फोसाइट्स अगर कैंसर सेल बन जाती हैं, ठीक है ना? कैंसर में होता क्या, जो हमारी खुद की बॉडी की सेल्स हैं वो कैंसर सेल बनने लगती हैं, जिनको बायोलॉजिकल भाषा और लैंग्वेज में मैलिग्नेंट सेल्स भी कहते हैं। ठीक है ना? तो जो बी सेल होती हैं, बी सेल यानी इट इज अ टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल का एक टाइप आपने पढ़ा होगा लिम्फोसाइट्स। ठीक है? तो लिम्फोसाइट्स को क्या कहते हैं? बी सेल कहते हैं। जब ये कैंसर सेल में कन्वर्ट होने लगती हैं तो उसको कहते हैं बी सेल लिम्फोमा। ठीक है ना? एक होता है ल्यूकेमिया। स्पेलिंग में देखो कहीं अलग मिल सकता है, जैसे के ए ई भी मिल सकता है, के ई भी मिल सकता है। यूएस में के ई लिखते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में के ए ई लिखते हैं। ठीक है ना? तो ल्यूकेमिया भी जो व्हाइट ब्लड सेल का एक तरीके का कैंसर होता है। अच्छा, जो आपकी व्हाइट ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल है, ये बन किस में रही है? ये बोन मैरो में बन रही है। ठीक है ना? ये जो सारी सेल्स हैं इनका फॉर्मेशन किस में हो रहा है? बोन मैरो। बोन मैरो कहाँ होता है? ये आपका ये जो बोन है ना, ये मान लो ये बोन है। ठीक है ना? इस बोन के अंदर कुछ गूदा होता है। ठीक है ना? जो नॉनवेज खाते हैं वो लोग इसको जानते भी हैं। तो इसमें कुछ गूदा होता है, तो उसी को अपन क्या कहते हैं? बोन मैरो। तो इस बोन मैरो में ही आपका जो ब्लड सेल्स है उनका प्रोडक्शन होता है। ठीक है ना? तो उसी बोन मैरो में जो ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन हो रहा है, तो वहां पर व्हाइट ब्लड सेल्स में अगर आपको कैंसर देखने को मिलता है तो दैट डिसीज इज कॉल्ड ल्यूकेमिया। ठीक है ना? तो ये भी व्हाइट ब्लड सेल का ही एक कैंसर है, ल्यूकेमिया। ठीक है ना? तो बी सेल लिम्फोमा या ल्यूकेमिया, इन दोनों तरह के जो कैंसर्स हैं इनसे निपटने के लिए कार्टी सेल थेरेपी यूज करते हैं। उस कार्टी सेल थेरेपी का जो नाम है वो रखा गया नेक्सकार 19। किस कंपनी ने? इम्यूनो एसीटी। ठीक है? ये कंपनी है, ये थेरेपी है, ये बीमारी है। तीन चीजें थी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? लास्ट में मैंने ये हेडिंग जोड़ दी है CDSCO। ठीक है? CDSCO का काम क्या है? जितने भी ड्रग्स वगैरह होते हैं इंडिया में यूज, ट्रीटमेंट वगैरह जो यूज होते हैं उसको अप्रूव करने का काम किसका है? CDSCO का। ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है। ठीक है? फॉर नेशनल रेगुलेटरी बॉडी फॉर मेडिकल डिवाइसेस। ठीक है ना? चलिए सर, यहाँ तक कोई डाउट होने से मेरे को बताइए। क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप। हाँ जी सर, इसमें कुछ पूछना हो तो डू लेट मी नो। देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत सारी चीजें इसमें ऑलरेडी आपका कवर थी, इसीलिए आई वुड सजेस्ट इसको एक बार आप लोग रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है ना? क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। और कोई डाउट होने से एक बार आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है ना? थोड़ा सा लंबा पड़ गया सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। अभी एक नया इनिशिएटिव लाई है सरकार, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड, जिसको अपार आईडी भी कर रहे हैं। तो ये कौन सा डिपार्टमेंट हैंडल कर रहा है इसे? UIDAI, एजुकेशन मिनिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या फिर UGC? चलो अभी बड़ा हैवी क्वेश्चन था, उसके बाद ये थोड़ा सा हल्का क्वेश्चन है। बताइए जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस हैज इनिशिएटेड द अपार आईडी नोन एज द वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड? ये एजुकेशन मिनिस्ट्री कर रही है। इनका पर्पस क्या है कि एक आपका आइडेंटिटी ओपन कर दिया जाएगा, एक पोर्टल आपको ओपन कर दिया जाएगा। फर्स्ट क्लास की मार्कशीट, सेकंड की मार्कशीट, जो जो भी आपकी अचीवमेंट है वो एक जगह स्टोर हो जाएगी। आपने देखा होगा हम लोग एक वो पोर्टल अपना फाइल प्रिपेयर करते हैं, उसमें सारी मार्कशीट्स वगैरह अरेंज करते हैं, जो भी अचीवमेंट सर्टिफिकेट्स हैं। तो वो अब आपको अलग से फोल्डर रखने की जरूरत नहीं, सब वो डिजिटली आप उसको हैंडल कर सकते हो। ठीक है ना? तो इसीलिए गवर्नमेंट लाई है वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। आप इंडिया में कहीं भी ट्रैवल करो, अगर एक स्कूल से दूसरे स्कूल शिफ्ट करते हो तो आपको बार बार उन्हें अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। वो आपसे आपका आईडी मांगेंगे, आप उसको एक्सेस दोगे, वो आपके सारे डॉक्यूमेंट वहां से वेरीफाई कर लेंगे। काइंड ऑफ जैसे अभी जो APSSB के रिक्रूटेड स्टूडेंट्स हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, तो अब उन्हें क्या है सर, अलग अलग डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना पड़ रहा है। ठीक है ना?
तो अब यही आने वाले दिनों में अगर एक स्टूडेंट आईडी सबकी कंपलसरी हो जाएगी तो वो सारे क्या करेंगे, जो रिक्रूटमेंट ऑफिस है उसको कुछ नहीं करना, बस उस आईडी का एक्सेस लेना है और वो डॉक्यूमेंट वहां से ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्रेशन, अपार। इट इज अ पार्ट ऑफ वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। इसके बारे में एक प्रॉपर एक वीडियो भी बनाया है, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, नॉर्थ ईस्ट पीएससी नाम से आप सर्च करोगे तो ये आपको वीडियो मिल जाएगा, इसको भी आप लोग जाके एक बार देख सकते हैं अगर इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए। जैसे अभी डिजी लॉकर चल रहा है, ठीक है, तो ये डिजी लॉकर की ही तरह काम करेगा और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, ठीक है ना। आसान था सर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। Recently, which of the following organizations has organized the second edition of its global hackathon, Harbinger 2023 Innovation for Transformation? नीति आयोग, आरबीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया या नास्कॉम? बताइए। Which of the following organizations has organized the second edition of its global hackathon, Harbinger 2023 Innovation for Transformation? नीति आयोग, आरबीआई, सीसीआई, नास्कॉम? बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैज ऑर्गेनाइज्ड द सेकंड एडिशन ऑफ इस ग्लोबल हैकाथॉन? हाँ, ये हार्बिंगर 2023 किसने करवाया है? ये आपका आरबीआई ने करवाया है। आरबीआई ने ये इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। थीम था इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज, यानी जो डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज है उनको और ज्यादा एक्सेसिबल, एफिशिएंट और कंप्लाइंट बनाने के लिए इस तरह का ये हैकाथॉन ऑर्गेनाइज कराया था। आरबीआई ने कराया था। ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं, बस इतना ध्यान रखना, हार्बिंगर हैकाथॉन डन बाय आरबीआई, ठीक है। इससे ज्यादा डिटेल में वो कुछ भी नहीं पूछने वाला, अगर क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट यही आएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। Prime Minister Narendra Modi has inaugurated the third edition of the Global Maritime India Summit 2023, biggest maritime event in the country. The summit will be held in, अब तो खैर हो चुका है समिट। अच्छा, ये जो समिट्स होती हैं, ठीक है, तो जनरली आपसे जो एपीएसएस भी पूछता है वो लोकेशन पूछ लेता है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पूछता है कि समिट में क्या डिसीजन हुआ क्या नहीं हुआ, मेनली वो लोकेशंस ही पूछता है। जैसे भी ब्रिक्स समिट पे क्वेश्चन आया था तो उसने ब्रिक्स समिट का क्या पूछा, लोकेशन पूछा ना। चलो, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द थर्ड एडिशन। हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर 88 करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 88 करेक्ट आंसर इज मुंबई। Prime Minister of India inaugurated the Global Maritime India Summit 2023 through a video conference held in Mumbai. During the event, he introduced Amrit Kal Vision 2047, which outlines India's plans for its maritime blue economy. Additionally, he laid the foundations for projects worth more than rupees 23,000 crores that align with this vision. ठीक है ना। तो ये जो आपका समिट था वो अभी मुंबई में हुआ था, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। श्रेयास, श्रेयास एक इनिशिएटिव है। ऑलराइट, श्रेयास, श्रेयास एक इनिशिएटिव है, फुल फॉर्म स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन फॉर यंग अचीवर्स स्कीम, ठीक है ना। हैज बीन एन कॉर्नरस्टोन इन इंडियाज एफर्ट्स टू एम्पावर स्टूडेंट फ्रॉम scheduled caste and other backward classes by providing them access to quality education. Shreyas is an umbrella scheme under which of the following ministries? श्रेयास स्कीम मेनली इसलिए यूज की जाती है, इसमें स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है टू द ओबीसी एंड एससी
शेड्यूल कास्ट और ओबीसीज को इसके अंदर स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा सकती है टू एम्पावर देम एजुकेशन, ठीक है ना, एजुकेट करने के लिए पॉलिसी चलाई जा रही है श्रेयास। तो इस स्कीम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरीके की स्कॉलरशिप्स अरेंज की जाती हैं। तो ये जो श्रेयास स्कीम है, ठीक है ना, ये एक अम्ब्रेला स्कीम है। अम्ब्रेला स्कीम मतलब इसके अंदर और भी बहुत सारी स्कीम्स चल रही है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलरशिप स्कीम्स श्रेयास स्कीम के अंडर चलती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अम्ब्रेला स्कीम। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? अब इसमें आप थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हो कि सर यहाँ पर एजुकेशन की बात हो रही है, ठीक है ना, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, एजुकेशन की बात हो रही है। और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में जनरली आप देखना, अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए काम किया जा रहा है या सीनियर सिटीजन के लिए काम किया जा रहा है, ठीक है ना, इन दो कम्युनिटीज के लिए, या तो सीनियर सिटीजन के लिए कोई काम हो रहा है या पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए काम हो रहा है, तो आप नोटिस करना 99% टाइम्स जो मिनिस्ट्री होगी वो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट होगी। लेकिन यहाँ पर सर बात किसकी हो रही है, एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात हो रही है, ठीक है ना। तो एजुकेशन में सर एज सच कोई मेंशन तो है नहीं कि रूरल एरियाज के लिए ही है, तो रूरल डेवलपमेंट का होना मुश्किल है। और इसमें कोई स्पेसिफिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एजुकेशन की भी बात नहीं हो रही, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी हिसाब यहाँ बैठता है नहीं। और सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में भी मैंने आपको बताया मेनली जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज या सीनियर सिटीजन होते हैं उनके लिए इसकी मिनिस्ट्री काम करती है मेनली। तो सर जो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, हाँ, या फिर एक ट्रांसजेंडर्स, ट्रांसजेंडर्स के लिए भी ये आपको देखने को मिल जाती है सोशल जस्टिस वाली। तो जो यहाँ पे बेस्ट, वैसे तो एजुकेशन हो सकता था, मेरे को लगा एजुकेशन है, नहीं, हाँ, ठीक है। तो इसमें भी सर आपका जो मिनिस्ट्री काम कर रही है वो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है। हाँ बिल्कुल, मेरे माइंड में एजुकेशन मिनिस्ट्री चल रहा था। हाँ, तो ये वैसे तो एजुकेशन से रिलेटेड है, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री में आपको इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन इसको ध्यान रखना, इट इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है ना। बाय वे ऑफ अवार्डिंग फेलोशिप इन ऑब्टेनिंग क्वालिटी हायर एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 90, recently President Draupadi Murmu has conferred the 69th National Film Awards in New Delhi. Who among the following has received the Best Actor Award? बताइए सर, अभी नेशनल फिल्म अवार्ड दिए गए थे, तो बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको मिला है, बताइए जरा। हाँ, झुकेगा नहीं, करेक्ट आंसर इज अल्लू अर्जुन। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 69 नेशनल फिल्म अवार्ड्स अभी दिए हैं। बेस्ट एक्टर अवार्ड गया अल्लू अर्जुन को फॉर द मूवी पुष्पा द राइज। ये अवार्ड्स आपके 1954 से दिए जा रहे हैं, ठीक है। पहले स्टेट अवार्ड्स फॉर फिल्म्स कहते थे, 3 कैटेगरीज में बांटे जाते हैं, फीचर, नॉन फीचर एंड बेस्ट राइटिंग ऑन सिनेमा। तो ये पूरी लिस्ट है किस चीज में किसको अवार्ड मिला। जैसे जनरली जो पूछ लिया जाता है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड पूछ लिया जाता है, वहीदा रहमान को मिला, ठीक है ना। बेस्ट फीचर फिल्म रॉकेटरी, बेस्ट पॉपुलर फिल्म आरआरआर, और या फिर बेस्ट डायरेक्टर पूछ लेता है गोदावरी के लिए निखिल महाजन। बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन, एक्ट्रेस में 2 हैं, आलिया भट्ट, प्रीति सेनन, ठीक है। उसके अलावा सिंगर कम पूछता है वैसे, काल भैरव आरआरआर में, और फीमेल में श्रेया घोषाल। बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन वाज कश्मीर फाइल्स, ये भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो मेनली तो यही या तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड पूछा जाएगा, या एक्टर या डायरेक्टर या एक्ट्रेस, ठीक है ना। तो इनको थोड़ा सा एक बार आप अच्छे से पढ़ देंगे। चलिए सर, तो आज फिर सर यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन आज कर लिए,
इसके आगे के क्वेश्चंस वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। और अगर क्लास नहीं भी होगी तो कुछ ना कुछ आपका लर्निंग कंटेंट आपको 9 PM पे आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तब आपको ये 9 PM वाला जो क्लास है वो अपना जीके स्पेसिफिक क्लास रहेगा, ठीक है ना। तो करंट अफेयर्स के साथ साथ और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो भी हम इसमें डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है सर। हाँ जी, 9 PM पे रहेगा। और अगर क्लास नहीं भी होगी तो कुछ ना कुछ आपको एक एक्स्ट्रा टॉपिक मिलता रहेगा आपकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, ठीक है ना सर। तो 9 PM वाला अब आपको इसके लिए फिक्स कर देना है। चलिए फिर ठीक है, लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे, अपने कलीग्स के साथ शेयर कर देंगे। इसके आगे की कहानी वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।